अभी हम जो चैप्टर पढ़े हैं ना, वो चैप्टर था वेक्टर्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया बेसिक मैथ्स, ये इन दोनों ही का एप्लीकेशन हम देखेंगे आगे मोशन वाले चैप्टर में। तो हम अगर बात करें ना, तो याद रखना कि जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, जो स्टार्ट होगा वो होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच होती है जो कि हम पढ़ेंगे, और इससे हमारे लगभग आईआईटी में, नीट में हमारे 40% क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस सेक्शन से होते हैं। फिजिक्स का समझ लो कोर पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द फिजिक्स। इस मैकेनिक्स में हम जो पढ़ते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। एक पार्ट आता है काइनेमेटिक्स, एक पार्ट आता है स्टैटिक्स, एक पार्ट आता है डायनामिक्स। ये जो काइनेमेटिक्स आता है ना, काइनेमेटिक्स मतलब होता है मोशन। इस पे हम क्या पढ़ते हैं, इस पे हम पढ़ते हैं अबाउट रेस्ट एंड मोशन। जो मतलब हम जो पढ़ाई करेंगे ना अभी, वो रेस्ट एंड मोशन की होगी। और इसमें जो है ना हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये काइनेमेटिक को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट होता है मोशन इन 1D, ठीक है, और दूसरा पार्ट हो जाता है मोशन इन 2D। मोशन इन, सर ये टेबल लिख ले। क्या बोले? ये टेबल लिखनी है। नहीं, तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए तुमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तुमको ये तो पता ना चाहिए तुम पढ़ोगे क्या आगे जा करके। अब जब तुमको पता रहेगा कि तुमको क्या पढ़ना, तुम्हारे पास ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो ये काइनेमेटिक्स हो जाएगा, इसमें पढ़ेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। फिर जब स्टैटिक्स आता है तो हम पढ़ते हैं इसे बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। जैसे किसी बॉडी पे फोर्सेज लग रहे हैं और बॉडी रेस्ट में, ठीक है, तो ये स्टैटिक्स बात है। बहुत छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है ये। कभी कभी ये है जो ना हम लोग डायनेमिक्स के साथ ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हमने क्या सीखा था, ये पढ़ते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स में क्या नहीं पढ़ते, इन काइनेमेटिक्स वी डोंट स्टडी रीजन बिहाइंड मोशन। एक बार इसको नोट कर जाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है, अच्छी चीज है। वी डोंट स्टडी रीजन बिहाइंड मोशन। तो जब मोशन का जो रीजन होता है वो क्या होता है, बिहाइंड एवरी मोशन कौन सा रीजन होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स हम कहाँ पढ़ते हैं, फोर्स को हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। व्हाट वी स्टडी हियर, वी स्टडी रीजन बिहाइंड मोशन। रीजन बिहाइंड मोशन क्या होता है, फोर्स होता है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हमको पढ़ना क्या। अब हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें पढ़नी होंगी। पहली बात क्या होती है, रेस्ट। देखो आज का जो टॉपिक है ना, ये हम लोग का क्लास 9th का 10th का टॉपिक है, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं ना रेस्ट की, तो रेस्ट के लिए हम कभी भी कोई चीज के लिए नहीं बोल सकते। मान लो अगर अर्थ पे हम, ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे कि हम रेस्ट पे, तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अर्थ तो सन के अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड रोटेट भी कर रही है, सन के रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो अगर हम ये बोले कि हम रेस्ट पे, तो ये बात गलत हो जाएगी। दुनिया, अब हम बोलेंगे कि नहीं सन रेस्ट पे, तो सन भी तो मूव कर रहा है, सन का भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, सन का भी रोटेशन हो रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका एज ए होल वो मूव कर रहा है। अगर हम बोलेंगे कि कोई भी स्टार है वो रेस्ट पे, तो गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली बात प्रूव कर दी गई है कि हबल्स टेलीस्कोप के थ्रू, कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। शायद से उसकी एक्सपेंशन की स्पीड भी कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ये भी कहना मुश्किल है कि यूनिवर्स जो है, कहते हैं कि कोई बोलता है यूनिवर्स फट जाएगा, कोई बोलता है यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा।
तो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, हर चीज, पूरा यूनिवर्स को अगर हम सोचे ना तो यूनिवर्स एक बैलून की तरह है, जिसपे कि हमने मान लो अगर हमने कोई पेंसिल से मार्क कर दी है, ये बैलून फूलता चला जा रहा है और ये 2 पॉइंट क्या और हमेशा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बैलून को फुलाओ, उस पर 2 पॉइंट मार्क लगा दो, जैसे जैसे बैलून फूलेगा वो 2 पॉइंट दूर जाते चले जाएंगे। तो अगर हमसे बोला जाएगा कि क्या दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो रेस्ट में, तो आंसर है कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, ठीक है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एंटायर यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज मूविंग। तो फिर हम जब कोई चीज रेस्ट में है ही नहीं तो वर्ड रेस्ट में बनाया क्यों गया? तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको क्यों हम पढ़ेंगे? तो लेकिन हम क्या बोलते हैं जब हम रेस्ट वर्ड बोलते हैं ना, ठीक है, तो रेस्ट वर्ड यूनिवर्स पे तो कोई चीज नहीं ऐसी जो रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट को हम डिफाइन करते कैसे? बाय सराउंडिंग, ठीक है। ये बात सही है कि नो ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, बट जब हम रेस्ट वर्ड यूज करते हैं वी यूज इट विथ रेस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। मतलब अब जैसे मान लो अगर तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, बैठ के पढ़, तुम्हारे तुम्हारे सामने में कोई दीवार होगी, ठीक है। अब ये दीवार जो है, ये तुम बोलोगे कि ये दीवार जो है रेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में? तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में, या तुम्हारे लैपटॉप है या मोबाइल है उसके उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में? तो जब हम रेस्ट वर्ड बोलते हैं ना तो हमको वहां पे एक कंडीशन ये जरूरी होता है कि वहां पे हम सराउंडिंग को डिफाइन करें। तो याद रखना है कि जब हम रेस्ट या मोशन बोलते हैं, ठीक है, तो रेस्ट या मोशन कैसे वर्ड्स होते हैं? दे आर रिलेटिव वर्ड्स। ये कैसे वर्ड्स होते हैं? दे आर रिलेटिव, ठीक है। ये दीवार अगर मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में, लेकिन मान लो ऊपर से कहीं किसी कोई स्टार से कोई एलियन कोई कहीं पे बैठा होगा, ठीक है, जो कि इस दीवार को देख रहा होगा, वो बोलेगा कि नहीं ये मोशन में, क्योंकि अर्थ घूम रही है, दीवार भी घूम रही है, ठीक है। तो याद रखना व्हेन वी से बॉडी इज इन रेस्ट वी नीड टू स्पेसिफाई विथ व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है, कि किसके रेस्पेक्ट में वो जो है वो रेस्ट में होगी, ठीक है। तो याद रखना, मैं लिख देता हूं, वी डिफाइन रेस्ट और मोशन with respect to surrounding। सीधा सा एग्जांपल है, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन में 2 लोग बैठे हुए, ठीक है, और यहाँ पर जब ये ट्रेन आगे बढ़ेगी तो हमने क्या बोला कि ये मान लो पैसेंजर एक है, दूसरा पैसेंजर है, ट्रेन मस्त से आगे जा रही है, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है, ये दोनों पैसेंजर आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसके बीच में, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। हर बार एक एक फिजिस्ट है, ठीक है, वो आता है, इनके बीच का डिस्टेंस नापता है, 2 मीटर नापता है, ठीक है। आधे घंटे बाद भी नापा, 2 मीटर नापा, आधे घंटे बाद भी 2 मीटर नापा। ये आदमी इस आदमी के रेस्पेक्ट में हमेशा कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर है, कभी इनका डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या बोलेगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है। ट्रेन आती है, ठीक है, ट्रेन आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के रुक जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, और ये आदमी जाता है और इसको ये जो पर्सन ए है, ठीक है, ये बोलता है इससे, ये मान लो बेच रहा होता है यहाँ पे डाब बेच रहा होता है, ठीक है, ये डाब बेच रहा है, ठीक है, ये जाता है इसको, ठीक है, और वो ये बोलता है कि क्या कहते हैं कि इसे डाब खरीदता है, ठीक है, जैसे डाब खरीदता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ये ऐसे करके यहाँ पे खिड़की लगी होती है, ये इसे डाब खरीदता है और ये डाब वाला बोलता है डाब पैसे दो, ठीक है, लेकिन ट्रेन क्या होती है, चल पड़ती है, ठीक है।
ट्रेन चल पड़ती है, ट्रेन आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और ये बेचारा डाब अंदर दे भी नहीं पाता है और इसको पैसे दे भी नहीं पाता है। अब क्या बोला, जब ये आया था तो ये क्या बोला, ये रेस्ट में था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होती है, जैसे ये ट्रेन चलती है, अब क्या हो गया, ये इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ट्रेन चली भी आगे, लेकिन ये ए कैसा बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, बी कैसा ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगी ट्रेन, ये ट्रेन आगे जा रही है, आगे जा रही है, अब ये क्या हो गया, पहले ही जो शॉपकीपर जो लारी वाला था, इसके रेस्पेक्ट में ये आदमी कैसा था, रेस्ट में था जब ट्रेन आके रुकी, लेकिन जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, अब क्या देख रहा है कि ये आदमी जो पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये बेचारा आदमी डाब अंदर देने की कोशिश कर रहा है, पैसे भी नहीं दिया, अब ये देखो ये मोशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि पहले ही डिस्टेंस इतना था, ठीक है, अब बाद में ये आदमी यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ट्रेन चल रही है, डिस्टेंस इतना हो गया, फिर ये यहाँ पे गया, डिस्टेंस इतना हो गया, फिर ये आदमी यहाँ पे गया, डिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये लारी वाला क्या बोलेगा कि मेरे पैसे भी नहीं दिए और ये आदमी कैसा आ गया, मोशन में आ गया, लेकिन ए रेस्पेक्ट में कैसा, बी के रेस्ट में, और बी कैसा है, रेस्ट में, ठीक है, तो ये ऐसा कि मोशन होता चला जाता है और ये ट्रेन जो होती है आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखो ए क्या बोलता है, बी रेस्ट में, लेकिन लारी वाला क्या बोलता है कि जो ए है वो कैसा है, मोशन में। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन हमेशा कौन डिफाइन करता है, एक पर्सन डिसाइड करता है, सराउंडिंग के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है, इसको मैंने इसको ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हमको ये समझ में आ गया कि मोशन और रेस्ट क्या होती है, हमको क्लियर होगी बात। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। मोशन किन किन तरह के होते हैं, एक मोशन हम देखते हैं जो कि होता है ट्रांसलेट रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में जाती है। मोशन की डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हो, when an object when distance of an object changes with respect to a given point, then object is said to be in motion. With respect to that point, ठीक है, देखो मैंने बोला था रिलेटिव होता है, तो कोई पॉइंट, कोई सराउंडिंग, कुछ भी हो, ठीक है, तो जब डिस्टेंस चेंज करेगा, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसे बढ़ रहा, ये डिस्टेंस पहले इतना था, बाद में डिस्टेंस इतना हो गया, बाद में डिस्टेंस इतना हो गया, बाद में डिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है, बाद में डिस्टेंस इतना हो गया, तो ये क्या, ये मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब हम मोशन डिफाइन करते हैं ना, तो वहां पे हमको रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये सब डेफिनेशन खाली समझने के लिए, ठीक है, हालांकि एग्जाम में लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। पहला मोशन हो जाता है टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन। ये होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं तो किसके लिए होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अभी मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन बस अभी मैं तुमको 15 मिनट बाद तुमको पॉइंट ऑब्जेक्ट में पूरा डिस्कस करूंगा, लगभग 15 मिनट में, ठीक है, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी मान लो कि छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। सर लीनियर एंड रेक्टिलिनियर एक ही होता है? लीनियर और रेक्टिलिनियर एक्चुअली
लीनियर जो होता है ट्रांसलेटरी में आ जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बड़े ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और छोटे ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर किसके रिस्पेक्ट में छोटा बड़ा? मैंने बोला ना कि ये तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी जो ना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी याद करो खाली लार्ज ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 10 मिनट वेट करो तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर छोटा बड़ा बोला जाए तो ट्रेन छोटी भी हो सकती है, ट्रेन बड़ी भी हो सकती है, तो वो हम डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ ये हो जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, इट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब जैसे कि मान लो ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसा कि इसका जो डिस्टेंस है ना फिक्स पॉइंट सी से हमेशा सेम रहता है, ऐसे हर बार जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो ये कैसा मोशन हो गया, इसका सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो, एक अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, वो एक्जैक्टली एलिप्टिकल पाथ होती है, लेकिन उसको हम लोग एक बार के लिए सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। ये एक लंबा सा धागा, उस पर हमने पत्थर बांध दिया, हमने उसको गोल गोल घुमाया, तो पत्थर कैसा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो उसका मोशन कैसा हो जाता है। नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैं तुम लोग को ना थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। एक बार जो जो काम की चीज है ना, मुश्किल से आधे पौने घंटे में तुमको लिखवा दूंगा, ठीक है उसकी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे, सर्कुलर पाथ मींस सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। सर्कुलर मोशंस ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, इन दिस मोशन distance of object from fixed point, फिक्स्ड पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सब ऐसी बेसिक बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, आई थिंक सबने नोट कर लिया था ना, कि स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं सर, बाकी था। ले लो एक बार, Yes, sir. एक बार ले लो, ठीक है। हालांकि ये हमारे बहुत आज का जो लेक्चर है खाली बेसिक रिवीजन है एक तरह का, ठीक है, बहुत काम की चीज नहीं है सब। ऑयली केस में तो दिया गया होगा जहां तक मुझे ध्यान है, सर नहीं दिया सेकंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में नहीं दिया है, तो पिछले साल तो दिया हुआ था। दिया है सर। और ये बताओ, है सर। एक्चुअली एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, और अगर सर एनसीईआरटी, अच्छा अगर मान लो अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो फिर ये नहीं है। तो फिर ये हमारे एंट्रेंस में तो आ ही सकता है, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या सब कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से करवाया है, बिकॉज एनसीईआरटी समझ लो इट्स अ बाइबल फॉर क्या कहते हैं अपना एंट्रेंस के लिए, पूरा बेस होता है वो, ठीक है। तो एंट्रेंस में तो उससे क्वेश्चन आ ही सकता है। और मुझे एक काम करो ना, मुझे सेकंड चैप्टर का एक बार मुझे भेजना पिक एक बार, तो लास्ट ईयर के बुक में दिया हुआ था ये। सर आईएससी की बुक का ना? हाँ
भेजना मुझे एक बार चैप्टर के फोटो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एक मोशन, रोटेशनल मोशन। इट इज सर सेकंड चैप्टर जो यूनिट मेजरमेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला सेकंड है ना हमारा। सेकेंड वो है तुम लोग का। और हाँ हमारा फोर्थ चैप्टर में ऐसा दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर डायमेंशन वाला। वो तो हो गया। हाँ हाँ तो अपना सेकेंड चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड यूनिट मेजरमेंट। एंड हाँ, मेजरमेंट में देखो वो वाला दिया हुआ है, स्टार का डिस्टेंस, पैरेलैक्स मेथड, वो सब दिया हुआ है। हाँ सर वो दिया है सब। अच्छा, उसके बाद ऑयलिक एसिड का कुछ नहीं लिखा हुआ है मेजरमेंट, ऑयलिक एसिड का है ना। है ना? हाँ हाँ तो वही तो मैं बोला कि होगा दिया हुआ सेकेंड चैप्टर में। और ये सब का दिए टाइप ऑफ मोशन वो सब। मोशन तो फोर्थ चैप्टर होगा यार, सेकेंड चैप्टर कहाँ से आएगा? हाँ सर फोर्थ में देख रहा हूँ, फोर्थ में नहीं मिल रहा ये सब टाइप्स ऑफ मोशन वो सब। क्या फोर्थ पे क्या लिखा हो बताओ? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ तो बस, अरे टाइप्स ऑफ मोशन के एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं ज्यादा कुछ है। तो थोड़ा अपने को हर चीज एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगी, थोड़ा कभी कभी बेसिक बताना पड़ता है ताकि थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए समझने में। ठीक है, इट इज सर्कुलर मोशन फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है? जब अर्थ घूमती है ना अपने एक्सिस पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रोटेशनल मोशन यूज करते हैं। अभी तुमको लार्ज स्मॉल समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन। इट इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जैसे कि मान लो पेंडुलम है ऐसा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये टू एंड फ्रो जाता है। एक हो जाता है वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन, ये पढ़ के मोबाइल वाइब्रेट करता है, ठीक है? ये भी कैसा होता है? ऑसिलेटरी होता है। इट इज ऑल्सो टू एंड फ्रो, बट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो कि एक पेंडुलम ऐसा है, जाता है जाता है, आया जाए, ऐसा है, ये कैसा हो गया? ऑसिलेटरी हो गया। ठीक है, सोचा अगर मान लो कोई चीज ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया? वाइब्रेशन हो गया। ये क्या हो गया? ऑसिलेशन हो गया। टू एंड फ्रो, कम समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, जाएगा, आएगा, जाएगा। और ये कैसा हो गया? वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस होंगे। अब हम इसमें ये समझने के बाद अब हमको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़नी है, उसका नाम होगा पॉइंट मास। अभी तक की हम बार बार एक वर्ड यूज करते आ रहे हैं, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, हमको इसके बारे में क्यों पढ़ना है? तो देखो, अगर मान लो कभी ऐसा बोला जाए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, ठीक है? हम एक क्वेश्चन के लिए एक नजर से देखते, दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग नजर से देखते। तो एक नजरिया क्या होता है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और जो कि काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है? और उसकी लंबे डिस्टेंस के सामने उसका साइज बहुत छोटा है, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। साइज बड़ा है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास यहाँ पे एक पोल है, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेन आती है, ट्रेन पोल को क्रॉस करती है। ट्रेन की खुद की लेंथ है लेट्स से 200 मीटर। ट्रेन की स्पीड है 20 या 10 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा गया कि बताओ ये ट्रेन जो है कितना समय लेगी इस पोल को क्रॉस करने में। तो ट्रेन पहले यहाँ पे आती है, क्लास के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये ट्रेन ऐसी है,
ये व्हील है। ये ट्रेन जैसे यहाँ से क्रॉस करेगी, देखो ये वाला एंड यहाँ से क्रॉस करेगा, तो हम क्या कब बोलेंगे ट्रेन पूरी क्रॉस कर जाएगी? जब इसका पीछे वाला बोगी भी इस पोल के आगे आ जाएगा, हम बोलेंगे ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। मतलब जब ट्रेन क्रॉस करेगी ना तो सीन ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस करेगी। अब अगर ये 200 मीटर डिस्टेंस है तो अब ये 200 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर गई ट्रेन। हमसे पूछा गया पहले ट्रेन यहाँ पे थी, अब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो टाइम कितना लगा? तो टाइम मैंने बोल दिया डिस्टेंस कितना, 200 मीटर बाय 10, दैट इज 20 सेकेंड। क्या मुझे यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन में टाइम के कैलकुलेशन में लेंथ की जरूरत पड़ी? तो आंसर है यस, जरूरत पड़ी। तो जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करती है तो हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, ट्रेन को हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो याद रखना एक चीज कि मैं ये वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना तुमको सब कुछ एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू में तुमको थोड़ा सा कच्चा पक्का लगेगा, लेकिन लास्ट तक तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट affects calculation of time object is not a point object। ये एक तरीका हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने का। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के दूसरा तरीका भी सोचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ट्रेन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यही चीज तुम देखो कि मान लो कि एक ट्रेन जो है वो जाती, इसका लेंथ है 200 मीटर और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये एक दूसरा स्टेशन पे पहुंचती है। दूसरा स्टेशन जो है, ये फर्स्ट स्टेशन है ए, ये सेकंड स्टेशन है बी। जब ये ए स्टेशन से बी स्टेशन पहुंचेगी तो ये डिस्टेंस हमको दिया गया दो स्टेशन का लगभग 2000 किलोमीटर। 200 ले लो, 20 कोई भी स्टेशन ले लो, जनरली 50 किलोमीटर दूर तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो अगर ये 200 किलोमीटर भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ये 200 किलोमीटर भी है तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये ट्रेन को टाइम कितना लगा। अब अगर मैंने टाइम निकाला तो 200 में अगर मैंने 200 अगर ऐड भी कर दिया, 200 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, इतना मीटर, 2 लाख मीटर में अगर मैंने 200 अगर ऐड भी कर दिया और टाइम से डिवाइड किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा? मेरे को आंसर अभी कितना मिलेगा, 200। अब 2 लाख में 200 अगर ऐड कर दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूँ, 2 लाख ही ले सकता हूँ ना, इतना सेकंड टाइम हो जाएगा। क्या ये इतने बड़े डिस्टेंस में ट्रेन का साइज कोई टाइम में कोई इफेक्ट लेकर के आ रहा है? तो आंसर एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, उसको इग्नोर मार सकते हैं। अब जब ये ट्रेन दो स्टेशन के बीच में ट्रेवल कर रही है तो हमने क्या बोला कि ट्रेन कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अगर मान लो तुम यहाँ पे अगर एक इसका एक एनिमेशन देखो, तुम देखोगे ट्रेन पास हो रही है, पोल से पास हुई निकल गई, और ट्रेन हमको बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन सोचो अगर मान लो तुम्हारे पास एक गूगल मैप है, ठीक है, उस गूगल मैप में एक फैसिलिटी है कि जैसे हम मान लो कि हम जैसे कि कोई IRCTC का हमने डाउनलोड किया और हमको उस वहाँ पे हमको ये ए स्टेशन है, हमको ये बी स्टेशन है, मान लो ये सूरत है, ठीक है, और ये मान लो हमारा बॉम्बे है। अब ये हम जब ट्रेन देखेंगे ना तो ट्रेन हमको ऐसे धीरे धीरे मूव करते दिखेगी, लेकिन तुम सोचो इस पूरे लेंथ के सामने ये ट्रेन कितनी छोटी है। तो क्या हम इस सिचुएशन में ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? आंसर है यस, मान सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी है। टाइम के हिसाब से देखो तो भी मान सकते हैं। ठीक है, सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बोला गया इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझाने का, समझने का। आई थिंक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। इसके और भी तरीके होते हैं।
इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेकेंड लाइन में, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very small compared to distance, object is point object। तो दूसरा तरीका हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने का, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ट्रेन जा रही है स्टेशन के बीच में, हमने गूगल मैप से देखा, हमने बोला ट्रेन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमने टाइम के हिसाब से देखा, हमने बोला ट्रेन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब सोच एक ऐसे एग्जांपल ले लो कि मान लो कि ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ और सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द अर्थ, अरबों खरबों किलोमीटर्स में होता है। और अगर मान लो अर्थ का, मुझे भी एग्जैक्टली पता, मान लो एक बार के लिए ये डिस्टेंस एक बार के लिए 1 लाख किलोमीटर है, ठीक है। आई थिंक इससे बड़ा ही होता है, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है, वो होता है 12,000 किलोमीटर, ठीक है। और अर्थ का आई थिंक सन का डिस्टेंस है ना, वो 1 लाख के 10 लाख मान लेगा, 10 लाख से भी ज्यादा ही होगा। तो अब सोचो अर्थ कितनी छोटी है, 12,000 किलोमीटर, और ये कहाँ 10 लाख, ठीक है। 12,000 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 1 लाख किलोमीटर, 0.1, और ये कहाँ पे 10 है, ठीक है। तुम सोचो 10 के सामने 0.1 कितना छोटा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ का साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। तुम जब याद करो क्लास 9, 10 में, 8 में पढ़े थे सोलर सिस्टम, तो कैसे पढ़ते थे, ऐसे होता था सन, ठीक है, और ये ऐसे दिखाते थे, फिर ये ऐसे दिखाते थे, छोटा सा अर्थ दिखाते थे हम लोग यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना बड़ा होता था। तो क्या हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफी बड़ा। अब लेकिन अगर यही अर्थ की बात की जाए, अगर मैं यही अर्थ की बात करता हूं जब वो अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये ऐसे घूम रही है, जब ये रोटेट करेगी एक्सिस पे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सिस तो कितनी पतली सी लाइन है, ठीक है, और ये अर्थ का साइज कितना बड़ा है इसके सामने, तो क्या अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? आंसर इज नो, अर्थ इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन में पॉइंट है, लेकिन रोटेशन में पॉइंट नहीं है। जब मैं अर्थ के घूमता सन के अराउंड, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ? सर्कुलर मोशन, बिकॉज सर्कुलर मोशन मैंने अभी लिखा था कि सर्कुलर मोशन जो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन जब वही अर्थ के लिए मैं यहाँ तो सर्कुलर नहीं बोलता हूँ, यहाँ तो मैं रोटेशन बोलता हूँ, बिकॉज जब हम लोग पॉइंट की बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम सर्कुलर वर्ड नहीं यूज करके कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रोटेशनल मोशन। तो याद रखना हमारे पास एक ही तरह का मोशन होता है, लेकिन उसमें हमारा छिपा हुआ होता है कि वो पॉइंट है कि नॉन पॉइंट है। तो हमको याद रखना, सर्कुलर मोशन तुम्हारे दिमाग में जब आता है तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि अच्छा अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन वही जब रोटेशनल मोशन आता है तो तुमको क्या ध्यान आता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो बड़ा छोटा का अंदाजा हम वहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना बड़ा छोटा भी जो होता है ना, वो भी रिलेटिव होता है, ठीक है, कि हम किस सिचुएशन में देख रहे हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को समझने में तो बोलो। सर बोलो सर ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट, मतलब स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट को, कि हमारा डिस्टेंस कितना है उससे। हाँ, तुम कोई भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। मैंने बोला ना अलग अलग नजरिया होता है देखने का। ये पता है ये जो टॉपिक है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक काम को ना फिर से ज्वाइन कर लो ना, पहले सबको टाइम खत्म होने पे आ गया, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।